Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 मई 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। अगर आप उसको मिस करते हो तो एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी कि पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना और उससे रिलेटेड लास्ट में आपको एक टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना है। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम लोग 2 आर्टिकल स्टार्टिंग के जो लेंगे वो हमारे एडिटोरियल होने वाले हैं। थोड़े से लेंदी होंगे क्योंकि वहाँ पे आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे। फिर उसके बाद हम अपना रोज़ाना की तरह जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको भी कवर करेंगे। बट ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पर मैं कवरेज कर रहा हूँ। सबसे पहले आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले इंडिया के फिशरीज़ सेक्टर के बारे में, यानी कि मत्स्य पालन भाग की हम लोग बात करने वाले हैं। जो मछली से रिलेटेड पूरा विभाग है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल को पीआईबी ने कवर किया है, जो हमारा सरकारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उन्होंने यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को पब्लिश किया है, बताया है फिशरीज सेक्टर के बारे में कि कितना बड़ा रोल इसका है हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से फिशरीज सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लस फिशरीज सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। सबसे पहले तो ये हम समझेंगे आखिरकार अचानक से ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो खबरें न्यूज़ में उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होने वाली है, जहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि जो खासकर हमारे, आपको पता होगा, कोस्टल एरियाज़ हैं। कोस्टल एरियाज़ मतलब इंडिया का आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। कई सारे स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात है, गुजरात की एक बहुत बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में टच होती हुई नज़र आएगी। महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा है, उसके बाद में केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है। इन सब की जो बाउंड्रीज़ है वो आप देख पाओगे समुद्र के साथ में टच हो रही है। ठीक है, तो इन एरियाज़ में प्रॉपर फोकस करना, यहाँ पे जो फिशरमैन से जो मछुआरे हैं उनको सपोर्ट करना, इकोनॉमिकली उनका अपलिफ्टमेंट करना। तो ये सारा काम यहाँ पे अलग अलग सरकारी स्कीम्स के थ्रू किया जा रहा है। अलग अलग प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा PMMSY के बारे में, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिर उसके बाद में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड। कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम्स जहाँ पर मेन मकसद है कि हम जो मछुआरे हैं उनको सपोर्ट कर सकें, और उसी के लिए यहाँ पर सागर परिक्रमा इनिशिएटिव को लेकर आया गया है। और ऐसा नहीं कि ये इनिशिएटिव कोई नया हो। सागर परिक्रमा जो प्रोग्राम है ना, इसका मेन मकसद यही था कि जैसे गुजरात, कर्नाटका में जो आपको कोस्टल स्टेट्स दिखाएं उनके अंदर कवरेज करना। और इस जर्नी की शुरुआत ऑलरेडी 5 मार्च 2022 से हो चुकी है। स्टार्टिंग में यहाँ पे गुजरात को कवर किया गया था। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिशिंग से रिलेटेड है ना, उसके बाद यहाँ पर हार्बर हो गया फिशिंग रिलेटेड, यहाँ पर जो पोर्ट हो गया उसको यहाँ पर डेवलप करने के ऊपर मेन फोकस था। जो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव है इसके अंदर में सरकार ने अलग अलग फेसेस चलाए थे। फॉर एग्जाम्पल फेज़ 1 में मेन फोकस किया गया गुजरात के ऊपर में, उसके बाद में द्वारका, देन उसके बाद पोरबंदर में। फेज़ 2 के अंदर मेन फोकस किया गया मंगरौल, वेरावल, दीव, जाफराबाद, सूरत, दमन, वलसाड। उसके बाद फेज़ 3 के अंदर मेन फोकस किया गया महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र के बाद सतपति, वेसाय, वर्सोवा, उसके बाद में यहाँ पर सेसोन डॉक इन मुंबई। इन एरियाज़ के ऊपर फोकस किया गया। फेज़ 4 के अंदर में उडुपी में फोकस किया गया, प्लस यहाँ पर दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो कर्नाटका के अंदर में है वहाँ पर फोकस किया गया। और जो अभी फेज़ 5 है वो लागू होने वाला है। फेज़ 5 में हम लोग 6 इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कवर करेंगे। रत्नागिरी, उसके बाद में सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का हो गया, वास्को मोरगोवा, उसके बाद में कैनकोना गोवा का हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जिसको आने वाले समय पर कवर करेंगे।
कहने का मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो फिशरमैन है उनकी हेल्प की जा रही है अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से। प्रॉपर फोकस है उस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मछली का उत्पादन है वो किया जाता है, यानी कि जो फिशरीज़ हैं, जो फिशेस हैं वो यहाँ पर ग्रो की जाती है, उनका प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो इस खेल में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र लगभग 720 किलोमीटर की अपनी कोस्टल लाइन को शेयर करता है। जैसे महाराष्ट्र का ये लाइन आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो पूरी कोस्टल लाइन है 720 किलोमीटर की है, 720 किलोमीटर्स की। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पास में फिशरीज सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके अलावा ये जो राज्य है महाराष्ट्र, इसकी जो रैंक है पूरे देश में वो है 7वें नंबर पर। किस मामले में? फिश प्रोडक्शन के मामले में, मछली उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र 7वें नंबर पर आता है, जिसमें से जो मैरीन फिशरीज़ का प्रोडक्शन है वो 82% होता है और जो इनलैंड फिशरीज़ का प्रोडक्शन होता है वो 18% होता है। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखना। एक होता है मैरीन फिशरीज़ और एक होता है इनलैंड फिशरीज़। इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, इनलैंड फिशरी का मतलब होता है कि जब आप अपने एरिया में जो आपने झील बना रखी है, ठीक है, पॉन्ड्स बना रखे हैं, नदियाँ हैं, उसमें आप जब मछली को ग्रो कर रहे होते हो तो वो होता है इनलैंड। मैरीन मतलब जब आप समुद्र में डायरेक्टली कवर कर रहे हो, समुद्र से पकड़ रहे हो, समुद्र के अंदर आप मछली को पकड़ रहे हो, ओशन में पकड़ रहे हो, तो वो होता है मैरीन। ठीक है, तो इनलैंड और मैरीन दोनों के बीच के डिफरेंस को ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कि 7वें नंबर पर आता है फिश प्रोडक्शन के मामले में हमारे देश में, जिसमें मैरीन्स जो हमारे समुद्र से जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो 82% और जो रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक से पकड़ी जाती हैं वो 18% के आसपास हैं। फिर उसके बाद गोवा देखने को मिलेगा। गोवा लगभग 104 किलोमीटर्स की एक इम्पॉर्टेंट कोस्ट लाइन जो है समुद्र के साथ में शेयर करता है। यहाँ पर भी जो मछुआरे हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना, क्योंकि यहाँ पर से भी क्या होता है, फिश का प्रोडक्शन बहुत किया जाता है। अब ओवरऑल अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में पूरे फिशरीज सेक्टर का स्टेटस क्या है, क्या कंडीशन है? तो पहली चीज़, इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया दुनिया में तीसरा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पर हम आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन करते हैं, और सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है। एक्वाकल्चर अलग कॉन्सेप्ट है। अब एक्वाकल्चर क्या है? इस प्रकार से एक एरिया में मछली को पाला जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर एक्वाकल्चर कहलाता है। आपने यहाँ पर जो आज का थंबनेल है वो भी देखा होगा, वो एक्वाकल्चर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर हम फिश प्रोड्यूसर हैं, सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर हैं। इंडिया की जो फिशरीज सेक्टर है इसका वाकई में इंडिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। जो इंडियन ब्लू रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, नीली क्रांति की बात करते हैं, तो इस ब्लू रिवॉल्यूशन के माध्यम से जो हमारी फिशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं प्लस एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो पाया है। पिछले कुछ समय में जो इंडियन फिशरीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा इनलैंड वाली फिशरीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। एक समय पर हम लोग समुद्र से पकड़ लेते हैं, बट आज के समय पर जो हमारी पॉन्ड हैं, यानी झीलें हैं, पॉन्ड है, रिवर है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो अगर हम एक्वाकल्चर की बात करें तो एक्वाकल्चर का शेयर कितना ज़्यादा है, 1986 में आप देख पाओगे भारत के अंदर में एक्वाकल्चर यानी कि मछली को जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाला जाता है ना, उसका शेयर बहुत कम था, 23% तक आसपास, मतलब 23% के आसपास एक्वाकल्चर इंडिया में हुआ करता था। 1996 में 33%, 2006 में 45%, 2016 में 53%। हमारा टारगेट है 2030 में हम एक्वाकल्चर 62% के आसपास कर रहे होंगे। जो एक्वाकल्चर में मेन स्पीशीज़ हैं, जो मेन मछलियाँ जो कि यहाँ पर ग्रो की जाती हैं, उनको पाला जाता है, उसमें से रोहू है, कैटला है, मृगल है, उसके बाद में पेंगोसिस है, और देन उसके बाद में यहाँ पर वाइट लॉक श्रिम्प भी है, जो झींगा जिसको बोलते हैं। श्रिम्प को भी हम लोग उगाते हैं। उगाने का मतलब यह है कि हम लोग पालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर उसको पाला जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इवन मैंने थंबनेल में भी जो है एक आर्टिकल लगा रखा है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से मछलियों को एक पर्टिकुलर एरिया में इसको पाला जाता है, इसी को हम लोग एक्वाकल्चर बोलते हैं। आगे आते हैं, ये बात क्लियर हो गई, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो जो फिश प्रोडक्शन है इंडिया का, ये साल 2021-22 में ऑल टाइम हाई था। 2021 और 2022 में लगभग 16.25 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास फ़िश का प्रोडक्शन किया गया है। लगभग इसमें से जो एक्सपोर्ट किया गया यानी कि बाहर हम लोगों ने अलग अलग देशों को बेचा है, 57,586 करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया है। अब भारत में जब बात करते हैं प्रोड्यूसर स्टेट्स की, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़िश का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें आता है टॉप पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सेकंड नंबर पर आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, ये आप मैप देख पाओगे। एग्जैक्टली ये है आंध्र प्रदेश, जो कि ऑरेंज कलर से पूरी तरह से रंगा गया है।
और आंध्र प्रदेश के साथ में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, तो ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और नीचे आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाता है और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, तो इनलैंड फिश प्रोडक्शन के मामले में आप देख पाओगे आंध्र प्रदेश काफ़ी आगे है। और मैरीन फिश प्रोडक्शन में यानी कि जो हम समुद्र से मछली को पकड़ते हैं तो उसमें गुजरात टॉप पर है। गुजरात के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कई सारे और भी स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ये सारे के सारे स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बट इस पूरे फिशरीज सेक्टर में कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। वो चुनौतियाँ क्या क्या हैं? पहली चुनौती, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग करना। मछली पकड़ी तो जा रही है लेकिन कई सारी जगह पर इलीगल तरीके से, क्योंकि एक लाइसेंस चाहिए होता है आपने उसको पकड़ने के लिए समुद्र से, तो बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से यहाँ पर पकड़ रहे हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं मछली पकड़ने के लिए जो कि बैंड है ऑलरेडी। तो इसकी वजह से कह सकते हो ओवर फिशिंग भी हो जाती है, यानी कि एक हद से ज़्यादा मछली को पकड़ लेना। अब बार बार उस एरिया में एक हद से ज़्यादा मछली पकड़ोगे तो उस एरिया में मछलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी, सबसे पहला चैलेंज। सेकंड चैलेंज है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। आज भी जो मछली पकड़ने वाले जहाज़ जो लेकर जाते हैं समुद्र के अंदर में, बहुत पुरानी क्वालिटी के जहाज़ हैं, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे जब मछली को पकड़ा जाता है तो उसको एक कोल्ड स्टोरेज में रखना ज़रूरी है। लंबे समय तक रोकने के लिए एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए जो कि थोड़ा ठंडा रहे, तो वो भी हमारे पास में प्रॉपर नहीं है। प्लस ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास में नहीं है। ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इस फिशरीज सेक्टर के अंदर में। फिर एक और चैलेंज है, वह है क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्लाइमेट चेंज यानी कि लगातार गर्मी का बढ़ना। अब गर्मी के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे बर्फीले पहाड़ हैं, बर्फ़ है एंटार्क्टिका में, आर्कटिक में, वो पिघल रही है। उसके पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र में एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो असर पड़ रहा है वो हमारे जो समुद्र के अंदर एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से फ़िश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस प्रकार से फ़िश हमें मिला करती थी वो ख़त्म हो चुका है। प्लस बहुत सारी प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो फैल चुकी हैं, पोल्यूशन अलग से बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से भी जो फ़िश सेक्टर है उसमें चुनौतियां जो है वो नज़र आती हैं। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे फिशरमैन, बहुत छोटे छोटे मछुआरे भी हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनकी इनकम बहुत कम होती है, उनको प्रॉपर क्रेडिट इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, प्लस यहाँ पे और भी बहुत सारे जो सपोर्ट है उनको नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से वो भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस सेक्टर में एक और प्रॉब्लम है, वो है जेंडर डिस्पैरिटी की, मतलब कि जो खासकर मेन और वेमेन हैं इनमें भेदभाव काफ़ी ज़्यादा है। महिलाओं को इस सेक्टर में आने नहीं दिया जाता है, महिलाएं बहुत ज़्यादा कम हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। उसके अलावा एक और चैलेंज है, वह है मार्केट एक्सेस एंड वैल्यू चेन इनएफिशिएंसीज। इंडिया का भले कितना बड़ा प्रोडक्शन हो, भारत इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है फिश का, लेकिन फिर भी एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मार्केट तक भी तो सामान पहुँचाना है, तभी तो जाके वो बिकेगा, तभी प्रॉफिट मिलेगा, बट वहाँ तक पहुँच पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हमने फेस करने पड़ते हैं। अब सरकार ने काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव जो है स्टार्ट कर रखे हैं फिशरीज सेक्टर को आगे इम्प्रूव करने के लिए। वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक है पाक पे स्कीम और एक है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एक प्रॉपर फंड भी बना रखा है एक्वाकल्चर को ग्रो करने के लिए। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव हैं जो कि फिशरी सेक्टर को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। तो आपसे अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सर्च भी कर लेना, ब्लू रिवॉल्यूशन को लेकर क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। उसके अलावा यूपीएससी ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर भी यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन इस आर्टिकल से ऑलरेडी बन चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी है फिशरी सेक्टर को लेकर भी आपसे सवाल बन जाए। इस सेक्टर के हालात के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंजेस ये पर्टिकुलर सेक्टर फेस कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2000 प्लस लाइक्स का, आप उसको अचीव करवा सकते हो, तो इतना ज़रूर कर देना। नेक्स्ट आर्टिकल भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, फिर अपन अपने शॉर्ट न्यूज़ जो होते हैं वो कवर करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023, 2023 की रिपोर्ट है। देखो रिपोर्ट ये 2023 की है, लेकिन इसमें जो डेटा है वो 2022 का है, क्योंकि 2023 अभी खत्म नहीं हुआ है। अब 2023 की जो ये रिपोर्ट है 2024 में आएगी, समझ रहे हो बात। अब यहाँ पर बात है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की, कि दुनिया भर में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट किस हद तक, किस लेवल तक हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेलिंग्स इस एडिटोरियल में कवर की गई हैं। रिचर्ड महापात्रा ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ कि ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, नहीं तो फिर ये पूरा का पूरा जो मैटर है ना अटक जाएगा, समझ में नहीं आएगा।
देखो, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है एक देश के अंदर में कोई ऐसी स्थिति आ जाना, सपोज बाढ़ आ गई, जैसे पाकिस्तान में रिसेंटली बाढ़ देखने को मिली थी, इंडिया में असम में पिछले साल बहुत खतरनाक बाढ़ देखने को मिली थी, यही समय था जून का लगभग, है ना। तो इसकी वजह से लोगों के ऊपर जोर पड़ता है कि लोग अपना जो एरिया है वो छोड़ दें, अपने देश नहीं छोड़ते, अपने घरों को छोड़कर उसी देश के अंदर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाकिस्तान में बाढ़ आई तो पाकिस्तान में लोग क्या करें, जहाँ पर बाढ़ आई थी वहाँ से हटकर पाकिस्तान में दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, यानी देश के अंदर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है यहाँ पर रेफ्यूजीज, वो क्या करता है, वो देश को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है कि वो देश छोड़कर दूसरे देश में निकल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के बारे में आपने सुना होगा, म्यांमार में उनको मारा गया, 2017 में निकाला गया, वो अपना देश छोड़कर इंडिया में आ गए सेटल होने के लिए, शरण लेने के लिए, वो रेफ्यूजीज़ होते हैं। तो रेफ्यूजीज़ अलग हैं, बट यहाँ पे हम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जब देश में कोई स्थिति बेकार हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कुछ इश्यूज़ हो जाए जिसकी वजह से देश के अंदर ही लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल होना हो, वो उसको कहते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो 2023 में दुनिया भर में, 2022 में, क्योंकि 2022 की सारा डेटा 2023 में कवर किया गया है, तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि पिछले साल दुनिया भर में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है, और उस प्रॉब्लम का सारा डेटा द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023 ने कवर किया है। ये बहुत अच्छा डेटा लेके आते हैं, और इस रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, सवाल डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने वाली बॉडी है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, IDMC। ये दुनिया का एक सबसे बड़ा सोर्स है जिसमें इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का डेटा दिया जाता है, हाई क्वालिटी डेटा देने की कैपेबिलिटीज़ अपने पास में ये रखता है। ठीक है, तो अभी टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कितने हुए हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे हैं, ये लगभग 71.1 मिलियन के आसपास लोग हैं। 110 देशों की बात हम लोग कर रहे हैं। 62.5 मिलियन लोग ऐसे जो कि अपने देश में डिस्प्लेस हुए हैं, किसी न किसी वॉर की वजह से, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाइयाँ हो रही है या फिर लोगों के ऊपर हिंसा हो रही है, उसकी वजह से उन्हें अपने देश में घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा। 8.7 मिलियन लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं किसी डिजास्टर की वजह से, कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या इसकी वजह से यहाँ पर उनको डिस्प्लेस होना पड़ा है। तो डिजास्टर ने लगभग 8.7 मिलियन लोगों को अपने देश में ही अपने घरों से निकालकर दूसरी जगह पर यहाँ पर सेटल करवाया है, लगभग 88 कंट्रीज़ के अंदर में। तो 8.7 मिलियन तो ये हो गया। उसके अलावा 62.5 मिलियन ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पर जो कि अपने घर छोड़े हैं किसी लड़ाई की वजह से, किसी हिंसा की वजह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो बाढ़ की वजह से हुआ है। पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, नाइजीरिया में आई, ब्राज़ील में आई, वहाँ पर फ्लड की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पर डिस्प्लेस किया गया है। अगर हम 2021 में देखें तो 2021 में भी इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। बट 2022 में ज़्यादा देशों में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। सबसे बुरे हालात पाकिस्तान में देखने को मिले हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ा डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2022 में, लगभग 8.16 मिलियन के आसपास लोगों को डिस्प्लेस किया गया था बाढ़ की वजह से। सेकंड नंबर पर फिलीपींस नाम का देश है, ठीक है, यहाँ पर भी 5.44 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया गया। थर्ड नंबर पर आता है चाइना, यहाँ पर 3.63 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया गया। देन फोर्थ नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया के अंदर में भी लगभग 2.5 मिलियन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। और पाँचवें नंबर पर है नाइजीरिया, जहाँ पे 2.4 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। अब डिस्प्लेस होने के पीछे के फैक्टर्स क्या है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कंडीशन खराब होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब की बार लानीना देखने को मिल रहा है, ठीक है। लानीना लगातार तीसरे साल तक, पिछले साल तक बना रहा, मतलब पिछले साल भी लानीना वाली कंडीशन बनी है। लानीना आप समझते हो ना, ज्योग्राफी का एक टर्म है। जब भी लानीना आएगा तो उस समय पर क्या होता है, ये पूरा एशिया है, इधर इंडिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया। तो जब भी लानीना आएगा, लानीना में क्या होता है कि जो हमारा पानी है, जो वार्म वाटर है, गर्म पानी है, वो बेसिकली यहाँ पर समुद्र में इस साइड यानी कि इंडिया की साइड में आ जाता है और ठंडा पानी घूमकर इधर पहुँच जाता है। बात क्लियर हो गई। तो गर्म पानी इधर आ जाएगा तो इससे बारिश भी होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी गर्म होगा समुद्र का, उसके बाद भाप निकलेगा, इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उससे यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो इस हैवी बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ भी काफ़ी बार आई है पिछले साल। फॉर एग्जाम्पल मैं असम का एग्जाम्पल लूँ तो इंडिया में असम में पिछले साल बहुत खतरनाक बाढ़ देखने को मिली थी, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई थी, लेकिन उसके इम्पैक्ट बहुत लोगों के ऊपर पड़ा था, ठीक है। तो ये होता है लानीना। एक होता है एल नीनो। एल नीनो में यहाँ पर जो पानी है ना गर्म वाला, घूम कर इधर पहुँच जाता है तो इधर बारिश होने लगती है, इधर यहाँ पे ठंडा पानी पहुँच जाता है तो इधर सूखा पड़ जाता है। बट अभी लानीना हम लोगों ने पिछले साल देखा था, इस वजह से इम्पैक्ट पड़ा।
फिर उसके बाद में रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से भी यूक्रेन में बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पर जो लोग हैं वो डिस्प्लेस करे गए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके अलावा इंडिया का क्या सिनेरियो है, तो देखो मैंने जैसे बताया इंडिया में भी हज़ारों के कगार में लोग हैं जिनका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। साल 2022 में डिज़ास्टर की वजह से भी, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी और वायलेंस की वजह से भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, पिछले साल मई 2022 की बात है, कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, जून में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये मैं आपको बता ही चुका हूँ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और रेफ्यूजीज़ और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जिसका नाम है बुराक कपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके थोड़े से डेटा ध्यान रखना है, फैक्चुअल डेटा, जैसे कि इसकी लोकेशन वगैरह की, आखिरकार ये कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इनका हमेशा लोकेशन ही पूछा जाता है। तो ये बुराक कपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है असम के अंदर में। असम में जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है असम में, उसके सदर्न साइड में ही यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असम की लोकेशन देखना चाहोगे तो यहाँ पर ये इंडिया का मैप हुआ, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, ये आपको येलो कलर का बड़ा सा स्टेट दिख रहा होगा असम। ठीक है, और असम के साथ में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं जो कि अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इधर मेघालय है, देन इधर वेस्ट बंगाल है, ऊपर भूटान इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो असम में सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ये जो एरिया है इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था 1974 में और बाद में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना 1995 में। इस एरिया में आप देख पाओगे वेटलैंड और रिवर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारी नदियाँ बहती हुई नजर आएंगी, प्लस नदियों के साथ साथ यहाँ पे जो पानी में जो पेड़ उगते हैं मैंग्रोव ट्रीज़, वो मैंग्रोव ट्रीज़ की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में साफ़ पानी मैंग्रोव ट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजाति भी पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल बंगाल फ्लोरिकन, वन हॉर्न राइनो, उसके अलावा ऑटर ध्यान रखना, ऑटर न्यूज़ में था, सिवेट कैट, लेपर्ड कैट, एशियाटिक बैफलो, ये सारे जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में मेरी लाइफ ऐप के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। एक नया ऐप लेकर आई गई है सरकार के माध्यम से। तो सरकार ने हाल ही में मेरी लाइफ यानी माई लाइफ करके एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है, तो इसका मकसद है कि जो यंगर पीपल हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनका जो एंकरेज है, उनको एंकरेज किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में पार्टिसिपेट करें। जिस प्रकार से आज के समय पर गर्मी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उससे लड़ने में और ज़्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, इसलिए इस ऐप को लेकर आया गया, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए। मेरी लाइफ ऐप, ये जो ऐप है ये ऐप इंस्पायर हुआ है किससे, मिशन लाइफ के कॉन्सेप्ट से। आपको पता है ना, पिछले साल मिशन लाइफ का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जहाँ पे मेन मकसद है कि लोग इस तरीके की अपनी ज़िंदगी जिएं जिसका असर हमारे एनवायरमेंट के ऊपर बुरा असर ना पड़े, एनवायरमेंट में पोल्यूशन कम करें, वेस्टेज कम जनरेट करें, इस प्रकार का ज़िंदगी जीने के ऊपर मेन मकसद था मिशन लाइफ का। तो उसी से इंस्पायर होकर मेरी लाइफ ऐप को बनाया गया है। ठीक है, इसका मेन मकसद है कि जो लोग यहाँ पर एनवायरमेंट का कोई नुकसान ना पहुँचाएं, एनवायरमेंट को सपोर्ट करते हुए अपना लाइफस्टाइल जिएं, ये यहाँ पर एक मेन मकसद होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में ये जो ऐप है इसमें बस खाली यहाँ पर कह सकते हो कि बोला गया है कि आपके जो सिंपल छोटे छोटे जो एक्शंस हैं डेली लाइफ के अंदर में, उसको यहाँ पे समझ सकते हो आप, प्लस उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है क्लाइमेट के ऊपर में, वो आपने समझना होगा। जिसका बुरा असर हो रहा है उस चीज़ को रोकना होगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बोला, ये जो पूरा ऐप है ना, ये मिशन लाइफ से इंस्पायर हुआ है। तो मिशन लाइफ क्या है, मिशन लाइफ जो ये प्रोग्राम था, इसको हमारे प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया था गुजरात के केवड़िया में। इस मिशन लाइन का मेन फोकस पता है क्या है, इस लाइफ का मेन फोकस है कि लोगों का जो रहने सहने का तरीका है उसके अंदर चेंजेस करना। ठीक है, चेंजेस करना, हमारे एनवायरमेंट को यहाँ पे कह सकते हो कि सुधारना, लोगों के छोटे छोटे एक्शंस के माध्यम से। तो ये यहाँ पर एक मेन मकसद था मिशन लाइफ का। इसकी फुल फॉर्म थी, मैं आपको बता दूं, यहीं पर एक मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो मंत्रालय है ना, ये मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है, यानी कि मिशन लाइफ को लागू करने वाला जो मंत्रालय वो यहाँ पर यही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से कुछ पोर्टल्स ही बनाए गए हैं। जैसे आप अगर पोर्टल पर जाना चाहोगे तो इसकी वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा क्रिएटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी, बहुत सारा नॉलेज मटीरियल मिल जाएगा जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन से आप लिंक कर पाओगे।
क्या बात की जा रही है? यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है कि सरकार ने यहाँ पे एक प्लानिंग करी और बोला है हम एक ऐसा नया तरीका लेकर आएंगे जहाँ पर जो कंपनीज़ होते हैं जो पैसा लेकर भाग जाती हैं, या कोई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो पैसा लेकर भाग जाते हैं, है ना, जो कि पैसों से लेकर बड़े बड़े अपराध करते हैं। तो अगर कोई कंपनी और इंडिविजुअल है तो उनके लिए एक यूनिक कोड यहाँ पर जारी किया जाएगा जिसका नाम होगा यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड। इसकी प्लानिंग यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से की गई है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो क्या है यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड समझते हैं। ये जो कोड होगा ना, ये अल्फा न्यूमेरिक होगा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें ABCD भी होगी, 1 2 3 भी होगी। उसको मिक्स करके यहाँ पर कोड बनाया जाएगा, सिस्टम जनरेटेड, यानी हमारे सिस्टम से, कंप्यूटर से यहाँ पर उस कोड को जनरेट किया जाएगा। और इस कोड को यहाँ पर इशू किया जाएगा, कब इशू किया जाएगा जब पुलिस और हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो क्या करेगी, वो यहाँ पर इस ऑफेंडर को लेकर जो एक डेटा है वो हमारे नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड में भेज देगी। आपको पता होना चाहिए कि NEOR नाम की एक बॉडी है हमारे पास में, नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड नाम की। ये जो बॉडी है ना, इस यहाँ पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा जो पैसों से संबंधित जो लोग घोटाले करते हैं, क्राइम करते हैं, उनके सारे के सारे डेटा यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी में रखा है, इस रिकॉर्ड्स में रखा है। तो जैसे ही पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई मैटर आया इनके पास में, वो कोई भी ऑफेंडर के रिगार्डिंग डेटा इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में सेंड कर देंगे, तभी जाकर ये यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड जनरेट होगा। ये हर एक ऑफेंडर के लिए अलग अलग कोड होगा। ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन है, एक सिंगल व्यक्ति है जिसने पैसे से संबंधित अपराध किया है, तो उसका आधार नंबर चाहिए होगा, उसके आधार नंबर से लिंक होकर कोड मिलेगा। और अगर कोई कंपनी है तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसका जो पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, उसका यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अब इस मैकेनिज्म से क्या होगा कि जो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह लॉन्च कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, किसी कंपनी के अगेंस्ट में। और जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि एक बार चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट होने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बस यहाँ पे पता चल चुका है कि भैया ये यहाँ पर एक इसके रिगार्डिंग एक कोड भी जनरेट हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है या फिर ये इंडिविजुअल जो है इसने अपराध किया है। तो इसके लिए यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ उनको किसी चीज़ के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सीधा इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो NEOR नाम की बॉडी है ना, इसके अंदर जो डेटा होगा, जो कोड ये देने का काम करेगा, वो कोड कहीं ना कहीं जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर होगा, जो भी घोटाले कर चुका होगा पैसों से संबंधित, उसकी सारी प्रोफाइल ये प्रोवाइड करवा देगा। सारा डेटा यहाँ पर उस व्यक्ति के अगेंस्ट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन देगा काम? NEOR। तो NEOR क्या है? नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंडर रिकॉर्ड्स। ये क्या है, कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। ये सेंट्रल रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब बहुत सारा डेटा यहाँ पे रखा हुआ है इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर, मनी से संबंधित जो भी यहाँ पर क्राइम होते हैं उससे संबंधित डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। और ये क्या करता है, इस प्रकार के डेटा को शेयर करता है हमारी केंद्र सरकार के साथ में, प्लस स्टेट की जो इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ में। ठीक है, तो जो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको यहाँ पर टास्क दिया गया है कि वो यहाँ पर इनके साथ में मिलकर काम करे। और इसमें यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की भी हेल्प ली जा सकती है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में एक ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है जिसका नाम है IPEF ग्रुप, यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है खासकर उसके लिए यहाँ पर इस ग्रुप को बनाया गया होगा। तो यह भी रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ में आया है क्योंकि यहाँ पे US ने कुछ एडवांस नोटिस जारी किया है टैरिफ के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर। उसी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप न्यूज़ में है। अब आपसे ये जो न्यूज़ है वो नहीं पूछी जाने वाली है, बट ग्रुप से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है कि IPEF क्या है। IPEF एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जिसको अमेरिका ने स्टार्ट किया था, US के प्रेसिडेंट ने 23 मई 2022 को स्टार्ट किया गया था, पिछले साल की बात है। ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ना, इसमें 14 कंट्रीज़ हैं, 14 देश। वो 14 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया भी इसका हिस्सा है। उसके अलावा इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वियतनाम। क्या चाइना, रशिया इसका हिस्सा नहीं है? नहीं, चाइना वगैरह यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं है, आपने ध्यान में रखना है। तो 14 कंट्रीज़ का ये पूरा का पूरा ग्रुप बनाया गया है। इन 14 कंट्रीज़ का मेन मकसद है कि आपस में मिलकर कोऑपरेट करें, एक दूसरे की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, एक दूसरे के साथ में व्यापार को बढ़ावा दें, कोऑपरेशन करें और इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे साथ मिलकर काम करें, इस रीजन को स्टेबल बनाएं, स्थिर बनाएं। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है? तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये पूरा कहलाता है इंडो पैसिफिक ओशन। और यहीं पर इंडिया है और यहीं पर थाईलैंड है, ब्रुनेई है, सारी कंट्रीज़ आपको ये देखने को मिल जाएंगी जो कि इसी रीजन से बिलोंग करती हैं। बस इसमें US भी इसका हिस्सा है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है,
अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में आईएनएस दिल्ली एंड आईएनएस सतपुरा के बारे में डिस्कशन किया गया है। इंडियन नेवल शिप दिल्ली और इंडियन नेवल शिप सतपुरा क्या है मैटर समझते हैं। तो इंडियन नेवल शिप आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुरा हाल ही में ये कैम्बोडिया पहुंचे हैं आसियान कंट्रीज़ के साथ में मिलकर बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो इंडियन नेवी को अभी तैनात किया गया है आसियान कंट्रीज़ में, इस वजह से ये जो जहाज़ है ये निकले हैं, आपने ध्यान में रखना है। आसियान कंट्रीज़ क्या है, तो आसियान बेसिकली 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है। वो 10 देश आपको देखने को मिलेंगे पैसिफिक और इंडियन ओशन में ही हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख पाओगे आसियान देश हैं। अगर इसको मैं वर्ल्ड मैप में दिखाना चाहूँ तो ये इंडिया है, और जो ये मैंने गोला बनाया है ये सारी की सारी आसियान कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारी आसियान कंट्रीज़ हैं। तो यहीं पर अभी कैम्बोडिया में जो हमारे 2 जहाज़ हैं वो गए हैं आसियान के साथ में डिस्कशन करने के लिए, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो आईएनएस दिल्ली न्यूज़ में है और आईएनएस सतपुरा। पूछा जा सकता है आपसे ये क्या है, तो आईएनएस दिल्ली देखो ध्यान रखना, भारत का पहला खुद का बनाया हुआ डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर मतलब बड़ा साइज़ का जहाज़ जिस पे काफ़ी सारे हथियार होते हैं, युद्ध में यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको बनाया गया है मजगांव डॉक लिमिटेड के थ्रू मुंबई में, और 15 नवंबर 1997 में इसको यूज़ में लिया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। रेंज यहाँ पे लगभग कह सकते हो 8,000 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर आप जो 2 सी किंग हेलीकॉप्टर से वो रख सकते हो। उसके अलावा आईएनएस सतपुरा की बात करेंगे तो आईएनएस सतपुरा भी भारत के थ्रू खुद का बनाया हुआ, ध्यान रखना, एक मिसाइल स्टेल्थ फ्रीगेट है। जो आईएनएस दिल्ली है वो तो डिस्ट्रॉयर है, ये आईएनएस सतपुरा फ्रीगेट है। डिस्ट्रॉयर बड़े साइज़ के जहाज़ होते हैं जो कि यहाँ पर युद्ध में यूज़ किए जाते हैं, उनमें काफ़ी हथियार होते हैं, और फ्रीगेट यहाँ पर डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना, काम उनका भी यही होता है वॉर में यूज़ करना, लेकिन डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं। ठीक है, तो आईएनएस सतपुरा को भी मजगांव डॉक लिमिटेड के थ्रू ही बनाया गया मुंबई में। इसको 20 अगस्त 2011 में यूज़ में लिया गया था, तब से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। इसके ऊपर कई सारे वेपन्स, सेंसर, मिसाइल, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से लेकर आप चल सकते हो। इसका वजन 6200 टन्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा, स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और यहाँ पर आप एयरक्राफ्ट बिल्कुल HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ध्रुव है, ध्रुव हेलीकॉप्टर यहाँ पर रख सकते हो, उसको लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में आईडेक्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, आयोडेक्स नहीं, आईडेक्स। आईडेक्स क्या है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है ना, उसी के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए जो ये आईडेक्स सिस्टम है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स, ये हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है, इसने 250वां कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पहली बार मिशन डिफेंस स्पेस के अंदर में। तो क्या है आईडेक्स? आईडेक्स बेसिकली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक इनिशिएटिव है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, उन्हीं का ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम इंडिया को डिफेंस के मामले में जो हथियार का प्रोडक्शन हो रहा है, अभी क्या हो रहा था, अभी तक हम हथियारों को बहुत सारे अलग अलग देशों से परचेज किया करते थे, बट अभी मेन फोकस है कि हम अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट हों, सेल्फ रिलायंस बने, नए नए इनोवेशंस हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, है ना। हम लोग यहाँ पर MSME की हेल्प लें, स्टार्टअप्स क्रिएट करें, ये मेन मकसद है डिफेंस सेक्टर में। तो उसको ग्रो करने के लिए आईडेक्स लेकर आया गया था, ताकि डिफेंस सेक्टर में हम थोड़े नए नए इनोवेशंस, नए नए आविष्कार कर सकें। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें ये जो आईडेक्स इनिशिएटिव है, इसको कौन फंड देता है? इसको पैसा और इसको पूरी तरह से मैनेज किया जाता है एक अलग से बॉडी के थ्रू, जिसका नाम है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DIO। इसको मैनेज करता है DIO, जिसको यहाँ पर बनाया गया था एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के थ्रू, जिसका प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको तैयार किया गया था। तो जो आईडेक्स, ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, ये काम कर सकता है, ये DIO का बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ कह सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्म है ये। ठीक है, DIO बेसिकली क्या करता है, इसी को फंड करता है आईडेक्स को, जहाँ पे मेन मकसद है हम अपने डिफेंस सेक्टर में नए आविष्कार कर सकें, डिफेंस सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ सकें। और DIO ही क्या करता है, ये पॉलिसी गाइडेंस वगैरह देने का काम करता है आईडेक्स में। आईडेक्स में फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह भी दिया जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है स्टार्टअप को, MSMEs को, जो इनोवेटर्स हैं उनको, ताकि वो सब यहाँ पर काम कर सकें, मिलकर डिफेंस सेक्टर में हम ग्रो कर सकें। और ये सारी हेल्प की जाती है DIO के माध्यम से। और ये सारा काम किसके अंडर में किया गया? मिशन डेफ स्पेस के अंदर में, डिफेंस स्पेस के अंदर में। ये जो मिशन है, इसको हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था डेफ एक्सपो अक्टूबर 2022 में, जो अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो किया गया था, उसी दौरान यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था।
ठीक है, अगेन वही मकसद है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, देखती हैं इंडिया के पास में कौन कौन सा सिस्टम है, उसको यहाँ पे परचेज़ करने का डिसीजन बनाती हैं। तो हमारा मेन मकसद है हम डिफेंस सेक्टर में ग्रो करें, उसको एक्सपोर्ट करें और उससे यहाँ पे काफ़ी कुछ कमा सकें। और आपको पता होगा 2025 तक हमारा टारगेट है कि हम डिफेंस इंडस्ट्री को $5 बिलियन तक की पहुँचाने वाले हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में जेनेरिक ड्रग के बारे में डिस्कशन किया गया है। क्या होती हैं जेनेरिक ड्रग, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आज आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में आ जाएगा। तो खबर क्या है? खबर यह है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने हाल ही में एक वार्निंग जारी की है डॉक्टर्स को और सरकारी हॉस्पिटल्स को, वेलनेस सेंटर्स को। इन सबसे बोला है कि देखो, जब भी आप जेनेरिक मेडिसिन को इशू करते हो तो प्रॉपर यहाँ पे आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो ये जेनेरिक मेडिसिन है, जेनेरिक ड्रग है, वो न्यूज़ में आया हुआ है। तो जेनेरिक ड्रग क्या होता है समझते हैं। देखो, ये ना एक प्रकार का मेडिकेशन है। मतलब सपोज मैं आपको बताता हूँ, यूएसए ने एक दवाई बनाई है, यूएसए की बड़ी ब्रांड है, उसने यहाँ पर एक दवाई बनाई। अब वो दवाई पे उसने 10 साल या 20 साल के लिए पेटेंट ले लिया। पेटेंट मतलब कि उस दवाई को कोई कॉपी नहीं कर सकता, हमारा तरीका कोई कॉपी नहीं कर सकता, हमारी दवाई कोई यहाँ पर ऐसी कॉपी करके बेच नहीं सकता। तो एक समय बाद वो पेटेंट एक्सपायर होना है। जैसे यहाँ पर 10-20 साल बाद वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है ना, इंडियन कंपनी या दूसरी कंपनी क्या करती है, उसी दवाई को लेकर उठाकर उसमें 1-2 सॉल्ट का बदलाव कर दिया जाएगा। 2-3 जो सॉल्ट होते हैं ना दवाई में पड़े हुए, 1-2 चेंजेस कर दिए जाते हैं। चेंज करने के बाद में एज इट इज़ दवाई एज इट इज़ रहती है, यानी कॉपी कर लिया गया। वही जेनेरिक ड्रग कहलाती है। और वही दवाई जब यूएसए की आप ब्रांड वाली दवाई लोगे ना तो वो मिलेगी बहुत महंगी, लेकिन जब आप इंडिया ने जो कॉपी करके बनाई है जेनेरिक ड्रग, वो होती है बहुत सस्ती। रीज़न, क्योंकि यूएसए ने अपनी मेहनत से दवाई बनाई है, उसके ऊपर रिसर्च बहुत सारी की है, टाइम लगा है, पैसा लगा है, इस वजह से वो थोड़ी महंगी होती है। लेकिन यहाँ पर जेनेरिक ड्रग में कुछ नहीं है, बस हमने एक आध सॉल्ट चेंज कर दिया है, काम खत्म। वो यहाँ पर जेनेरिक ड्रग कहलाती है। तो जो हमारी ब्रांड वाली ड्रग होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, सब कुछ सेम होता है। जेनेरिक ड्रग में आपने ध्यान में रखना है, कितनी डोज लेनी है वो भी सेम होती है, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, कैसे काम करते हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम होता है ब्रांडेड मेडिसिन की तरह। जैसे ब्रांडेड मेडिसिन की कोई रिस्क होगा या बेनिफिट होगा, बिल्कुल उसी प्रकार का रिस्क और बेनिफिट आपके जेनेरिक ड्रग में भी हो जाते हैं। बट ये वाला जो पॉइंट है मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, ये ध्यान रखना है जेनेरिक ड्रग में हमेशा, इसके बिना जेनेरिक ड्रग नहीं बन सकती। क्या कि जो जेनेरिक ड्रग है कैन ओनली बी मार्केटेड आफ्टर द ब्रांड नेम ड्रग्स पेटेंट हैज़ एक्सपायर्ड। यानी जो ब्रांडेड वाली दवाई थी, जब तक उसका पेटेंट एक्सपायर नहीं होगा तब तक आप जेनेरिक ड्रग नहीं बना सकते हो। तो पहले यहाँ पर ड्रग का पेटेंट एक्सपायर होना ज़रूरी है। पेटेंट एक्सपायर होगा ब्रांडेड ड्रग का, उसके बाद ही आप यहाँ पे क्या करोगे, 2-4 सॉल्ट का चेंज करके अपनी खुद की एक नई दवाई बनाओगे जो जेनेरिक ड्रग कहलाएगी। उसके बाद बोला जाता है जेनेरिक ड्रग थोड़ी सी कम महंगी होती है ब्रांडेड ड्रग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा मेहनत लगी नहीं है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में सीसीपीए के बारे में डिस्कशन किया गया है, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये क्या है इसको समझते हैं। हाल ही में जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया 5 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में। जो 5 प्लेटफॉर्म है उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर दिया। क्यों? क्योंकि वो 5 प्लेटफॉर्म क्या कर रहे थे, सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को बेच रहे थे। इस वजह से उनके अगेंस्ट में नोटिस जारी किया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर ये सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स होती क्या है? देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें क्या होता है ना कि जब आप जैसे नॉर्मल तरीके से जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो एक अलार्म बजता है बीप का, लेकिन जब आप यहाँ पर ये वाला डिवाइस यूज़ करोगे तो वो अलार्म नहीं बजेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बीप वाला अलार्म है वो यहाँ पर रुक जाएगा। जब आप यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं पहनोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको सीट बेल्ट पहनने की याद दिलाएगा नहीं। तो इससे आपकी सेफ्टी तो खतरे में है। इस वजह से यहाँ पर इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बोला कि भैया ये आप चीज़ नहीं बेच सकते। तो इसी वजह से जो हमारा सीसीपीए नाम की बॉडी वो न्यूज़ में है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो सीसीपीए क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको 2020 में बनाया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रोविजंस के ऊपर बेस्ड यहाँ पे बॉडी को तैयार किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर यहाँ पर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, इसी के अंडर में ये सारा काम करता है। और नाम से पता चल रहा है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि जो कंज्यूमर है, आप हो मैं हूं, जो हम सामान खरीदते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। इसमें एक चीफ कमिश्नर होते हैं जो हेड होते हैं, उसके अलावा 2 कमिश्नर इसके मेंबर देखने को मिलेंगे जो कि बाकी सारे मैटर्स को लेकर डील करते हैं। सीसीपीए में एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जो कि यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हेड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, उनके पास में भी पावर होती है कि कंज्यूमर राइट्स का जहाँ जहाँ पर वायलेशन हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ये कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकें, देख सकें, या कहीं पर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो रहा है, सामान कुछ और दिखा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट अलग कर रहे हैं, सामान कुछ और निकल रहा है, तो उस पर्टिकुलर मामले में भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में आ जाती है।
तो ये पूरा का पूरा कंपोजिशन है, कौन कौन लोग होते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आप हो, मैं हूँ, हमारे जो कंज्यूमर्स, जो ग्राहक हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उसकी प्रोटेक्शन करना, उसकी सुरक्षा करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में सिक्किम स्टेटहुड डे के बारे में डिस्कशन किया गया है। हुआ क्या है कि जो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन लोगों ने सिक्किम के लोगों को बधाइयाँ दी हैं उनके स्टेटहुड डे पर, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो सिक्किम आज के समय पर भारत का एक राज्य है, ठीक है। सिक्किम को राज्य कब बनाया गया था? 16 मई को। तो इस वजह से रिसेंटली जो 16 मई निकली है, इसी दिन यहाँ पर हर साल हम सिक्किम का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। ये पता है भारत का 22वां राज्य था सिक्किम, जिसको सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। जो ये पूरा सिक्किम राज्य बना था ना, ये संविधान के अंदर एक बदलाव करेगा। वो कौन सा बदलाव था? 36वां अमेंडमेंट किया था हमने अपने संविधान में 1975 में। उसके बाद जाके सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। 16 मई वो तारीख थी जब यहाँ पर सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। इस वजह से हर साल 16 मई को हम सिक्किम का एक स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। सिक्किम का अगर हम थोड़ा सा हल्का सा इतिहास देखें तो लगभग 17वीं सेंचुरी में आप देखोगे तो नामग्याल डायनेस्टी, एक बहुत बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी, उन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो सिक्किम का किंगडम है वो बनाया हुआ था, ठीक है। अब जो ये डायनेस्टी है, मतलब ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद भी जो डायनेस्टी है वो चलती रहती है। ये डायनेस्टी चोग्याल एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट किंग थे, उन्हीं के अंडर में यहाँ पर ये पूरी की पूरी डायनेस्टी चल रही थी। लेकिन अब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ गए, देश इंडिया आज़ाद हुआ। इंडिया के आज़ाद होने के बाद में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने यहाँ पर अग्री किया सिक्किम के साथ में कि आपका जैसा किंगडम चल रहा है आप चलाते रहो, ठीक है। बट सिक्किम के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश की, कम्युनिकेशन बनाया, डिफेंस रिलेशंस बनाए, डिप्लोमेसी यहाँ पर डेवलप की हम लोगों ने अपने देश की आज़ादी के बाद में। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे सिक्किम में, क्योंकि राजा रजवाड़े का रूल चल रहा है, राजा चल रहा है अभी भी, तो वहाँ पे संविधान रूल लाने के लिए जो स्टेट है उसने एक काउंसिल को बनाया। 1953 में काउंसिल बन जाता है। लगभग यहाँ पे कह सकते हो 20 साल बाद जो लोग होते हैं वो राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि लोगों के पास में छूट नहीं, अभी भी राजा रूल कर रहा है, दुनिया बदल चुकी है। 1973 का समय चल रहा था, लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया और लोगों का प्रोटेस्ट यहाँ पर दंगों में बदल लिया, एक राइट उठने लगा। और राइट की वजह से यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो ये पूरा किंगडम है, ये किंगडम ने इंडिया से सिक्योरिटी मांगनी स्टार्ट की कि भारत सुरक्षा करो सिक्किम की। और उसके बाद यहाँ पर जो किंगडम है, इन्होंने भारत के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर लिया था 1973 में। और 1974 में एक नया संविधान यहाँ पे सिक्किम ने अपना अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब 1974 में इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्किम का स्टेटस चेंज कर दिया, इसको एक एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दे दिया और सिक्किम को एक सीट मिल गई हमारे राज्यसभा में और लोकसभा में। फिर 1975 में जो सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है सिक्किम को एक राज्य बनाने के लिए भारत का। तो उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि इंडियन पार्लियामेंट ने सिक्किम को एक स्टेट बनाया और वहाँ का जो राजा रजवाड़ों का रूल था, मोनार्की थी, वो सब खत्म हो गई 16 मई को। और 16 मई को यहाँ पर सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिल गया। तब से सिक्किम स्टेटहुड डे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो गाइज़ आज का डिस्कशन भले ही थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। तो अब हमारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लाइन से मैं आपको स्टार्टिंग से सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा। इसका आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, फिर लास्ट में एक साथ में सभी के आंसर्स दूंगा। आप लोग मैच करना, देखना कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। टेस्ट करने की बात है, यहाँ पर आपका टेस्ट हो रहा है कि आपने लेक्चर से क्या क्या सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है बुराकेपोरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में है, बताना है कौन से राज्य में ये स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी असम, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे मिशन लाइफ के बारे में पूछा गया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हमने डिस्कस किया था ना, उसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो मिशन लाइफ है ये फोकस करता है लोगों के अंदर जो बिहेवियर है उसके अंदर बदलाव लाने के लिए, ठीक है, सिंपल और ईजी टू डू एक्शंस के माध्यम से चेंजेस लाने के ऊपर फोकस करता है। दूसरा स्टेटमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो कि क्या करती है, इस मिशन को लागू करने का काम करती है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया गया। NEOR अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी हमने। 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो NEOR है ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, यहाँ पर बहुत सारा डेटा होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर, जो कि यहाँ पर ये डेटा शेयर करते हैं हमारी सेंट्रल और स्टेट इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी है NFRA, इसको टास्क दिया गया है कि वो NEOR के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करे।
तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों गलत हैं। ना अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का मैंने आपको बताया था 14 देश इसका हिस्सा हैं, 14 कंट्रीज़ मेंबर हैं। तो बताना है कि इन चारों कंट्रीज़ में से कौन सा एक देश है जो कि यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए इंडिया, बी यूएस, सी वियतनाम या फिर डी चाइना। ना अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस सतपुरा। इंडियन नेवल शिप सतपुरा जो है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, इसके रिगार्डिंग कौन सी चीज़ है, मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो कि बताता है कि हाँ ये आईएनएस सतपुरा है। आईएनएस सतपुरा क्या है बेसिकली अगर बोले तो। ऑप्शन ए, एक ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑप्शन बी, गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रीगेट है। ऑप्शन सी है, क्या एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। या फिर ऑप्शन डी, क्या ये इंडियन नेवल बेस है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे आईडेक्स के बारे में पूछा गया। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये बेसिकली एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसका मेन मकसद है कि हम डिफेंस सेक्टर में अपने आप आत्मनिर्भर हो सकें, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो आईडेक्स है इसको फंड और मैनेज कौन करता है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जेनरिक ड्रग को लेकर 2 स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जेनरिक ड्रग बेसिकली एक ऐसा मेडिकेशन है, एक दवाई है जो कि ब्रांडेड ड्रग की तरह होती है। ब्रांडेड ड्रग में ही जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही सेम इंग्रेडिएंट हमारे जेनरिक ड्रग में भी होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जेनरिक ड्रग में वही बिल्कुल सेम रिस्क होते हैं, सेम बेनिफिट्स होते हैं जैसे ब्रांडेड ड्रग में होते हैं। जैसा ब्रांडेड ड्रग में जो भी यहाँ पर नुकसान होगा, बेनिफिट्स होंगे, वो सेम बेनिफिट्स और रिस्क हमारे जेनरिक ड्रग में पाए जाते हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन बोलता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो CCPA है इसको बनाया गया था साल 2020 में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 10, और इस बॉडी ने क्या किया है, मतलब इसने रिप्लेस कर दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो नोडल मिनिस्ट्री है, जो मेन मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये एक्ट काम करती है, अथॉरिटी काम करती है, वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो सिक्किम है वो अपना स्टेटहुड डे कौन से दिन को सेलिब्रेट करता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए 16 मई, बी 22 मई, सी 22 अप्रैल या फिर डी 12 अप्रैल। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को या फिर सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटैम्प्ट किया होगा। चलो मैं आपको आखिरी वाले क्वेश्चन से सारे के सारे जो आंसर्स है वो बताना स्टार्ट करूँगा, आप उसको रीमैच करते हुए चलना और देखना कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था जो सिक्किम है वो अपना स्टेटहुड डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करता है, तो उसका सही उत्तर है 16 मई। 16 मई को वो सेलिब्रेट करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लेकर, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसको 2020 में बनाया गया था सेक्शन 10 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, जैसा मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जेनरिक ड्रग को लेकर, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं क्योंकि जेनरिक ड्रग जो ये मेडिसिन है ये बिल्कुल सेम होती है ब्रांडेड वाले की तरह। जो ब्रांडेड में इंग्रेडिएंट होते हैं वही सेम इंग्रेडिएंट हमारे जेनरिक ड्रग में भी होते हैं। दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब इंग्रेडिएंट सेम है, सब कुछ बढ़िया है, सेम है, बस खाली यहाँ पर रिसर्च नहीं लगी है, तो जो रिस्क हमारे ब्रांडेड ड्रग में होंगे, जो बेनिफिट्स उसके होंगे, वही सेम बेनिफिट्स हमारे जेनरिक ड्रग के भी होंगे। तो बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे आईडेक्स के बारे में पूछा गया था, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो आईडेक्स है ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसका मेन मकसद है कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकें। ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि आईडेक्स को फंड करने वाली बॉडी है DIO, दैट इज डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DIO। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि INS सतपुरा हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला, ये क्या है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रीगेट है। मैंने पढ़ाया था ना, INS डेली भी गया है, वैसे भी कंबोडिया वो डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर बड़े जहाज़ होते हैं जो लड़ाकू जहाज़ होते हैं, और जो फ्रीगेट होता है वो डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है, तो INS सतपुरा बेसिकली एक फ्रीगेट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के अंदर में टोटल 14 कंट्रीज़ हैं, तो इन चारों कंट्रीज़ में से बताओ कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है। तो डी चाइना, रशिया, ये सब यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड्स को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताओ कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा रखा होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो NFR की बॉडी है ना, इस बॉडी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है, ये आपने ध्यान में रखना है। NFRA बॉडी मिलकर काम नहीं करेगी, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो को टास्क दिया गया है कि वो इसके साथ मिलकर काम करेगा। तो केवल ऑप्शन ए सही है, वन ओनली। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मिशन लाइफ को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो इसमें से यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि मिशन लाइफ का मेन मकसद है कि एनवायरमेंट के लिए एक लाइफस्टाइल को यहाँ पर इस प्रकार से लेकर चलना कि एनवायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है एक नोडल मिनिस्ट्री है इसकी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इस मिशन को ये मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया बुराकोपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन से राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे और सारे के सारे क्वेश्चंस। छोटे से वीडियो में आपने बहुत कुछ आज जान लिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है, कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। तो जो भी आपके सही हुआ है अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस रोज़ाना सही करो, इससे आपकी लिसनिंग पावर भी बढ़ेगी। और अगर आज कुछ गलत हुए हैं तो कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे आपसे। कल फिर आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कल फिर से यहाँ पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ में आपने फोकस के साथ में चीज़ों को सुनना है, फिर लास्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आएगा। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।